नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, मौजूद वैश्विक संघर्ष आज की सच्चाई, मजबूत आधार के साथ सभी देशों से बेहतर संबंध से ही खुलेंगे संभावना के नए द्वार। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर पर बिहार देश को दिखाएगा नई राह। सीईसी ने की बीएलओ के शानदार काम की सराहना। आने वाले चुनावी महापर्व में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। गृहमंत्री ने कोपरगांव में मल्टीफीड सीबीजी प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, कोपरगांव के पहले सीबीजी प्लांट से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा भारत। मोदी सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में 13 की मौत। पुल ढहने से भी भारी नुकसान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताई संवेदना। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत में तीन विकेट गिरे। हलीम देओल और जेमिमा हेंड्रिक्स क्रीज पर मौजूद। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम शनिवार से बिहार के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों के काम की तारीफ की। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं का उनसे आह्वान करते हुए कहा कि जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र का पर्व मनाएं। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं और मतदान अवश्य करें। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम और सुलभ बनाना है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा। बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे
100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रेस वार्ता जरूर की, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन प्रदेश में यानी बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो चली हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे, ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल पर करारे प्रहार किए। नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में अपहरण और हत्या की घटनाओं ने उद्योग का रूप ले लिया था। उस जंगल राज को याद कर जनता आज भी खौफ से भर उठती है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और दवा लिखने वाले डॉक्टर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। तो अलग अलग राज्यों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा के साथ ही औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की है। अब बात कर लेते हैं मौसम से किस तरीके का हाल बिगड़ता नजर आ रहा है। खासतौर से उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने और भी जो हालात हैं उनको गंभीर बना दिया है। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दार्जिलिंग में एक पुल के ढहने से भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का बाकी क्षेत्र से संपर्क लगभग पूरी तरह टूट चुका है। दार्जिलिंग के बीजनबाड़ी के पुल बाजार इलाके में सड़क धंस गई, जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दूधिया पुल का एक हिस्सा बह जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया। इसके अलावा ऋषिखोला और पेंडोंग में भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। दार्जिलिंग को अन्य इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी बंद हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और
खारसा से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी GTA और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुट गई हैं। युद्ध स्तर पर चल रहे अभियान के तहत प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस आपदा में लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। राष्ट्रपति ने सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दार्जिलिंग में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए पुल हादसे में हुई दुखद जानमाल की हानि से अत्यंत व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। और वहीं दार्जिलिंग में हुई इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। क्या सोच रहे हो? इस बार अगर दिवाली पर AC लगा लिया तो बच्चों की मिठाई और कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, इस GST बचत उत्सव में नए AC लेने पर हमें होगी पूरे 2800 की बचत। अब मिठाई भी आएगी और नए कपड़े भी। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की भिवंडी तालुका से धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन और उसके 2 स्थानीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह गरीब और वनवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच में खुलासा हुआ कि जेम्स वॉटसन वर्ष 2016 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और बाद में बिजनेस वीजा पर धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। 6 से 8 अक्टूबर तक नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल द्वारा वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत को एक साथ बुनना, उत्तर पूर्व और उससे आगे के प्राकृतिक रेशे, नवाचार और आजीविका विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में उद्योग और उत्पादकों की बैठकें, संबंधित विषय पर चर्चा, आइडियाथॉन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के पोस्टर का अनावरण करते हुए अभिनेता आशुतोष राणा ने मशीनों के युग में इस पहल को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीन कभी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इस मौके पर विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर मृदुला ठाकुर प्रधान और इम्फाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा भी मौजूद रहे। सम्मेलन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अभिनंदन ये, क्योंकि हस्तकलाएं जो होती हैं और हस्तशिल्प जो होता है वो आज की तारीख में हम मशीन के प्रभाव में इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य की महत्व को हमने कम कर दिया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल ने जो एक पहल की है, तो ये बहुत अद्भुत है कि मशीन के युग में आप मनुष्य के महत्व को बढ़ाने की दिशा में या उसकी कला को, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कोई मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीनें कभी भी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और अगर मनुष्य का निर्माण भी कर भी दें तो मशीनों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता की स्थापना कर सके। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो आपने पहल की है, इस पहल में निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है।
दशहरे के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की धूमधाम फिर से शुरू हो चुकी है। पूरे जिले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर ओर देवी भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दशहरे के दिन से शुरू हुआ 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेला श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले में लगभग 700 दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल स्थापित किए गए हैं। मेले में आरएसएस जनशताब्दी और महाकुंभ थीम पर सजाया गया पंडाल श्रद्धालुओं को विशेष रूप से अपनी ओर खींच रहा है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा सन 1959 से मनाई जा रही है और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की सबसे अच्छाई ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है दुर्गा पूजा। यहाँ व्यापारी वर्ग और क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपसी सद्भाव के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। धार्मिक आस्था और कला का अद्भुत संगम माने जाने वाले इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की शुरुआत वर्ष 1958 में बिहार के सीवान जिले से आए भिखारी लाल सोनी द्वारा की गई थी, जो आज भी शरद पूर्णिमा के दिन विसर्जन के साथ संपन्न होती है। 67 वर्षों से बिना रुके जारी ये परंपरा अब सुल्तानपुर जिले की धार्मिक पहचान बन चुकी है। हमारे नाना जी इसको सर्वप्रथम सुल्तानपुर में रखा गया 1959 में। पहले ये माता जी का जो प्रतिमा बनता था हमारे बुजुर्ग लोग हमारे परिवार के लोग खुद बनाते थे, लगभग 10 साल बनाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस परंपरा को थोड़ा सुल्तानपुर के लिए अलग करने के लिए यहाँ पे जो है इस मेले को बाद में स्टार्ट किया गया। मेला आयोजन समिति के अनुसार 7 अक्टूबर को 36 घंटे तक चलने वाली विशाल दुर्गा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गोमती नदी तट तक पहुंचेगी, जहां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का भव्य आयोजन किया जाएगा। नवरात्र के 9वीं के दिन से शुरुआत होती है और पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन होता है, जिसमें सुल्तानपुर के हिंदू मुस्लिम सभी जातियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी तैनात हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है। दारों में खासतौर से जो मां के विसर्जन की कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी करते रहेंगे और जो अफवाह फैलाने वाले या सोशल मीडिया पर खुराफात करने वाले लोग हैं उन पर सतर्क पेट्रोलिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग है वो लगातार रहेगी, ताकि अगर किसी ने कोई कुत्सित योजना या कुत्सित कार्यक्रम किए तो उन पर हम कठोर कार्रवाई कर सकें। सुल्तानपुर का ये दुर्गा पूजा मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। परंपरा, सुरक्षा और भक्ति के अद्भुत संगम के साथ ये मेला न केवल जिले बल्कि पूरे पूर्वांचल का गौरव बन गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कोपरगांव में मल्टीफीड सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्लांट से किसानों को काफी फायदा होगा। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दलहन आत्मनिर्भरता योजना से दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाले दिनों में सिलेक्टेड 15 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को एनसीडीसी की सहायता से ये दोनों संयंत्र लगाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार। कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक विनिर्माण में अभूतपूर्व बदलाव की तरफ दुनिया का ध्यान रेखांकित किया।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक विनिर्माण का 1/3 हिस्से पर एक देश का वर्चस्व है और इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का परिणाम दुनिया के सामने है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्तमान में रेयर अर्थ मिनरल के प्रभुत्व और दुनिया में विभिन्न देशों के बीच चल रहे संघर्ष की तरफ भी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष दुनिया की एक सच्चाई है और सभी देशों पर इसका असर पड़ता है और भारत भी इसका हिस्सा है। For rare earths and critical minerals is become a very major factor in competition between nations. Multiple conflicts starting with Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Russia, Israel, Iran. So contactless war, often with standoff weapons, but which can have a very impactful, sometimes even a decisive outcome. These are today the characteristics of this landscape of these turbulent times. विदेश मंत्री ने दुनिया के मौजूदा हालात पर भारत के नजरियों को साफ किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल और मुश्किलें भारत को खुद को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर दे रही हैं। जयशंकर के मुताबिक भारत इस समय खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता दे रहा है। We've laid a very solid foundation in the last decade. I think these 5 years, given the international environment, will test us like it would test every other country in the world. But I think it is a test with which, where we approach it with a degree of confidence, with a degree of firmness, and certainly with a degree of hope that this approach that I have laid before you will give us the results that we need. और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां एक तरफ चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और आज एक प्रेस वार्ता भी की गई। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो हर एक दल कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना सिर्फ जो मुलाकातों का दौर है वो यहाँ नजर आ रहा है, बल्कि तमाम सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी जो मंथन है वो शायद अब शुरू हो चुका है। माना यही जा रहा है कि अब से कुछ दिनों बाद ही जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना यही है कि जो सहयोगी दल हैं उनमें तालमेल बेहतर नजर आए। इस पर और हम जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता राजेश राज पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर देखा जाए हम लगातार देख रहे हैं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, हमने देखा चुनाव प्रभारी हों या इसके साथ साथ जिस तरीके से मुलाकातें देखने को मिल रही हैं जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ साथ, कोशिश यही है कि बेहतर तालमेल हो और एक बार फिर से जो विजय रथ है वो आगे बढ़े। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का दफ्तर है वीरचंद पटेल पथ पर पटना पर, वहां पर मैं मौजूद हूं। रात भी कल शाम 6 बजे बैठक शुरू हुई और रात लगभग 12 बजे तक बैठक का दौर चला। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे से पुनः बैठक जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, भिखू भाई दलसानिया, गिरिराज सिंह, उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत अनेक जो चुनाव अभियान समिति से जुड़े हुए नेता हैं वो स्क्रीनिंग का काम जो है उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। हर एक जिले से एक सीट के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, लिहाजा उसको शॉर्ट आउट करके दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको तैयार करने के लिए अभी से सुझाव पेटी रथों पर सवार करके उसको भेजा जा रहा है। जो दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी इस रथ को रवाना किया है, जिसे नाम दिया गया है रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और इस पर एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, जिस सुझाव पेटी में आम जनता अपने विचार रखेगी कि किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो सरकार किन किन मुद्दों पर किस तरीके से जनता के हितों की हिमायत करेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं इन रथों को रवाना किया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा सुझाव पेटियों से लैस रथ को रवाना किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। और हमारे पीछे आप बखूबी देख सकते हैं कि इन रथों के जरिए बिहार के विभिन्न कोनों कोनों में जाकर
इस सुझाव पेटी में लोग अपने सुझाव को रखेंगे, ताकि एक ऐसा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी जिस घोषणा पत्र के जरिए जनता की, आम जनता की जो सेवा है उसको भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी। और इसमें बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है और आप देख रहे हैं कि ये रथ जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रवाना किया है। और अब से कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, भीखू भाई दलसानिया, गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, रविशंकर प्रसाद, जो बिहार स्क्रीनिंग कमेटी है चुनाव समिति की, उसकी बैठक फिर अभी से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा दफ्तर है ये गहमा गहमी का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर राज्य भर के कार्यकर्ता टिकटों की चाहत में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति को बीजेपी अपनी सूची जब भेजेगी उससे पहले सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल, सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश, और खासतौर से जो सुझाव यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आप पीछे देख रहे हैं किस तरीके से जो पेटियां हैं वो जाएंगी, तो कोशिश यही है कि आम जनता के जो दिल में है वो बात निकल कर आए और जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इतने वर्षों से शायद उनके जो सपने पूरे नहीं हुए हैं वो अब पूरे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक अभिनव प्रयोग हम कह सकते हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, वो संकल्प पत्र जारी करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात की वकालत करते रहे हैं कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में जिन चीज़ों को डालेंगे उसको संकल्पित करके जनता के लिए, आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि उसे संकल्प पत्र नाम दिया जाता है और उस संकल्प पत्र में जिन चीज़ों को समाहित किया जाता है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी एकोमोडेट करने की कोशिश करती है, आम जनता के लिए एक बेहतरीन संकल्प पत्र लेकर आती है और उस संकल्प पत्र की एक एक बातों पर अमल करने की कोशिश बीजेपी शासित राज्यों में की जाती रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम जहां जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी करते हैं, यानी टाइम फ्रेम के साथ पीएम मोदी हमेशा से विकास की वकालत करते हैं। और बिहार में भी डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा जो है वो चुनाव के दौरान बनने जा रहा है और शायद यही वजह है कि सुझाव जो यात्रा है, सुझाव पेटियों के द्वारा उस रथ को यहाँ से रवाना किया गया है कि बिहार के कोने कोने में जाकर आम जनता की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सहूलियत में कैसे बदली जाए, इसके लिए उसमें सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल करेगी ताकि जनता की जो परेशानियां हैं उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट किया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ते बिहार की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थिति हम सभी ने देखी, किस तरह का बदलाव नजर आया है, क्या इस बार पूरा प्रयास यही होगा कि पिछली बार जितनी सीटें रही हैं उससे और ज़्यादा जो सीटें हैं वो निकल पाएँ? उसी वजह से आपने बताया कि कोशिश यही है कि एक क्षेत्र से करीब 3 जो उम्मीदवारों के नाम हैं अभी तक निकल कर आएंगे और उसके बाद जो फाइनल नाम है उस पर मोहर लगेगी। देखिए, बिल्कुल, जब रूलिंग पार्टी कोई होता है तो रूलिंग पार्टी में कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि भीड़ का माहौल देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों पर विचार कर रही है जो जिला कमेटी के द्वारा राज्य कमेटी को भेजी गई है और उसमें से 3 नाम जो है शॉर्ट आउट करके फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी और उस पर रजामंदी की मुहर लगेगी। लेकिन उससे पहले एनडीए में एक चुनौतियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है मुकुल, कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ कैसे सीटों का तालमेल किया जाए। और उसी कड़ी में आज धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जो राज्य के 2 बड़े नेता हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ आज मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि वो चिराग पासवान से भी बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ मुलाकात कर इसे एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में देखना होगा कि सहयोगियों के पास कौन सी सीटें आती हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, चलिए बिल्कुल बेहतर तालमेल जो है वो बनाने की कवायद है और ऑल इज वेल, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ निकल फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से जब बिहार की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज़ के साथ बिहार चुनाव में भाजपा की रणनीतियों पर बातचीत की और कहा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। एनडीए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा
आप उसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे नेता तय है, नेतृत्व तय है, वोटर उत्साहित है और कार्यकर्ता तय है। तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा, ये कहना गिरिराज सिंह का, जो कि बताता है किस तरीके से एक बेहतर तालमेल सहयोगी दलों का एनडीए में नजर आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।